अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, हमने देखा है कि JUFA पहले ही इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर चुकी है और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो नया सियासी इत्तेहाद बना है मरकज़ में, बिलखुसूस उसे कुर्सी बांट हुकूमत करार दिया है और साथ में ये भी कहा है कि ये जो मरकज़ में बनने वाली हुकूमत है ये हर रोज़ एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दीवार के पीछे से एक कुव्वत इनको चलाएगी, गोया कि इनकी अपनी मर्जी नहीं होगी। और साथ उन्होंने कहा कि क्या हम इस पार्लिमान में बैठें या ना बैठें, अब इसका फैसला JUFA की मरकज़ी मरकज़ी कौंसिल करेगी। साथ में हमने देखा नाजरीन के तहरीक इंसाफ ने भी अब इंतखाबी नताइज को लेके इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा यह गया है कि उनकी जानिब से कि अब ये मामला 184(3) के तहत अब सुप्रीम कोर्ट पे ले जाया जाएगा और वहाँ जाकर इस तनाज़े को हल किया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान अब IMF के नए प्रोग्राम में जा रहा है, लिहाजा IMF को ख़त लिखा जाएगा और उनको याद दिलाया जाएगा कि आपका चार्टर ये कहता है कि जिस मुल्क में जमहूरियत और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो उस मुल्क के साथ बात नहीं की जा सकती। लिहाजा नई हुकूमत से उस वक्त तक बात ना करें जब तक इंतखाबी नताइज पे उठने वाले तनाज़ात हल नहीं हो जाते। और नाजरीन, इस दौरान हमने देखा है कि बलूचिस्तान में और इसी तरह सिंध के अंदर GDA और बलूचिस्तान के अंदर BNP मैंगल हो या फिर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर नेशनल पार्टी पिछले 12-13 रोज़ से सड़कों पे बैठे हैं। वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे भी एक बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, जो अवाम का मैंडेट उसको चुराया गया है। लेकिन इस दौरान हो क्या रहा है नाज़रीन कि कल पंजाब की असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनको वज़ीर आला बनाने के लिए तैयारियाँ हो रही हैं और मुमकिन तौर पर 26 या 28 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाने का इम्कान है। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका और कहा यह जा रहा था कि कल आखिरी तारीख थी कि जो गुजर चुकी है। इस दौरान कोई कम अज़ कम 300 केसेस ऐसे हैं तनाज़ात के जिनके ऊपर इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर एक तरह से समाज चल रही है। इस सूरत हाल अब किस तरफ जाएगी, ऐसे में कि जब कुछ एहतजाज हो रहे हैं और कुछ जमातें एहतजाज की तैयारी कर रही हैं, वो भी पार्लिमान के अंदर नहीं बल्कि मुल्क के सड़कों के ऊपर एहतजाज होने जा रहा है। सूरत हाल किस तरफ जाएगी, क्या होने जा रहा है। मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल मौजूद है। सेनेटर कामरान साहब, आपका ताल्लुक JUFA से है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं ANP से जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सनाउल्लाह खान बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, BNP मैंगल से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। सबसे पहले कामरान साहब आप ही की तरफ आऊँगा। आज मौलाना साहब ने कुछ इशारा दिया है कि शायद इस पार्लिमान में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मैंडेट एक तरह से चुराया गया हो और अवामी जो नुमाइंदे हैं उनको बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहेंगे सर, ये अमलन फैसला हो चुका है या अब इस पे डेलिब्रेशंस के बाद ही कोई आप तय करेंगे कि क्या करना है, पार्लिमान में बैठना है कि नहीं बैठना? पार्लिमान में लोग आते हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते बल्कि किसी और जगह के नुमाइंदे होते हैं। और अगर किसी और जगह की नुमाइंदगी करनी है और उसमें खामखा बीच में हमने भी 2, 4, 5, 7, 10 लोगों ने आके बैठ जाना है, तो ये कोई मकसद पूरा नहीं कर रहा अवामी नुमाइंदगी का। तो जब अवामी नुमाइंदगी का मकसद पूरा नहीं हो रहा तो ये संजीदगी के साथ हमारे हलकों में सोचा जा रहा है कि इस सियासत को खैराबाद कह दिया जाए और इसके अलावा निज़ाम चलेगा। इसके अलावा जो है ना हम अपना जो है अपनी जदोजहद करें दीगर तरीकों से, क्योंकि हम इस तरह से ना सिर्फ मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं बल्कि वो रिप्रेजेंटेशन लेने में भी नाकाम रहे हैं। ना सिर्फ हमारी जमात बल्कि दूसरी जमातें जो अवामी मैंडेट तो होता है मगर कहीं और जो है ना वो जाके वो पुर्जा फिट नहीं हो रहा होता। तो ये अदारों के साथ जो है ना वो हमने उनसे इजाज़त लेनी है। इस सिलसिले में मौलाना जो है अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं कोयटा से। कल शायद वो कोयटा में होंगे और पेशीन में होंगे जिस हल्के से वो जीते भी हैं, उन लोगों का उनको शुक्रिया भी अदा करना होगा। और साथ ही जो है वो कोयटा से शुरू करके और फिर जो है ना इस पे डेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी और देन जो है वो जनरल काउंसिल सेशन करके और फिर जो भी फैसला हुआ था
उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। सनाउल्लाह बलोच साहब, इनफैक्ट अब लग तो ये रहा है कि आप तो पहले ही से एक तरह से सड़कों में मौजूद हैं, अब दीगर जमातें भी लगता है जैसे ANP और फिर अब मौलाना साहब भी फरमा रहे हैं कि शायद अवामी एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। तो ये लग रहा है कि अब तमाम कौम परस्त जमातें और इसी तरह की जो मेन स्ट्रीम जमातें जैसे JFA है अब एक हो के अब आगे बढ़ रही हैं, और आप भी कहीं इस्लामाबाद का रुख करेंगे आने वाले दिनों में? शिराजी साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी पता नहीं इस्लामाबाद की जानिब रुख करने से मसाइल हल होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद ही सिर्फ का कैपिटल तो है। दर हकीकत आप यहाँ एहतजाज करते हैं, शायद आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो भी मिल जाती है, लेकिन मसला ये है कि अगर इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को बेहतर बनाना है तो आपको हर गली कूचे में इस्तेकाम लाना होगा। और इस वक्त जो है पाकिस्तान के हर गली कूचे और छोटे बड़े शाहराहों पे, चौराहों पर इस वक्त लोग जो है सरापा एहतजाज हैं। एक ऐसी सूरत हाल में आप इस मुल्क को, जो पहले से ही मसाइल का शिकार हो, एक दलदल ज़दा जो है सूरत हाल से गुजर रहा हो, आप उस मुल्क के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा, हमने पहले भी ये प्रोग्राम में कहा था कि अभी ये जो पाकिस्तान की जो अवामी मैंडेट रखने वाली या स्ट्रीट पावर रखने वाली जो जमातें हैं, वो बेशक आप इनको छोटा कहें, कौम परस्त कहें, सूबे परस्त कहें या सूबे तक महदूद कहें, लेकिन आपके पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को जो है ये इला सकते हैं। माँ सिवाय अगर कोई पंजाब में आप हुकूमत करना चाहें खामोशी से बैठ के इस्लामाबाद में, उससे तो पाकिस्तान ने नहीं चलना। आपकी इस्तेकाम आनी है फेडरेशन के तमाम जो भी आपके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, अगर वहां पर सुकून नहीं है, चैन नहीं है, लोग अपने आप को इस निज़ाम का हिस्सा नहीं समझ रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि उनके हक के रादही पर डाका डाला गया है, जहां उन्होंने वोट दिए थे वो लोग मुंतखब नहीं हुए, तो ये सबसे जो है एक गैर इखलाकी अमल होता है किसी भी रियासत और मुल्क में, जब आप लोगों की जो है वो रायदही पर डाका डालें। बाकी चीजों पे तो डाके रोज डलते हैं, मुलाजमतों पे, फंड्स पे डलते हैं, लोगों की जो है जिंदगी पे डलते हैं, लेकिन एक ही जो इंसान के साथ रास्ता रह जाता है कि वो अपने लिए किसी रहनुमा का इंतखाब, किसी लिए अपने लिए किसी पार्लियामेंट में अपने मौक़िफ़ को, अपने मामलात को पेश करने के लिए अगर किसी रहनुमा का इंतखाब किसी जमात का करने के बेचता है, आप उससे भी उसको महरूम रखते हैं, तो फिर अवाम क्या सोचेंगे? वो असम्बलियों का रुख नहीं करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने अच्छी बात की। हमारे यहाँ तो जो जितनी बलोच कौम परस्त जमातें हैं, बशमूल पश्तून कौम परस्त जमातों पे काफ़ी अरसे से ये दबाव है कि जो पार्लिमानी निज़ाम है, बिलखुसूस वफाकी पार्लिमानी निज़ाम, जहाँ इस्लामाबाद में वफाक में जो पार्लियामेंट है वो भी अक्सरियती एक सूबे का उस पर असर है, इसके बावजूद आप लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, ये हमारे अहलकार नहीं, आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें। हम हमेशा यही समझाते रहे हैं कि जमहूरियत है, पुरअमन जद्दोजहद है, हम ये मामलात वहां पर हल करेंगे। अब जब जमीयत जैसी जमातें भी ये सोच रही हैं कि पार्लियामेंट मसले का हल नहीं, और ये बाकी सारी जमातें अगर मिलकर ये समझ जाएं और ये तय कर लें कि जी पार्लियामेंट और पार्लिमानी निज़ाम जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मामलात कहाँ जाएंगे। तो आप मुल्क को एक बहुत तेजी के साथ बंद गली की तरफ ले जाया जा रहा है, जिस पे मुक्तदरा बैठने के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत तकलीफदेह जो सूरत हाल है ये मुल्क में डेवलप होती जा रही है। यकीनन ज़ाहिद खान साहब, इनफैक्ट कहा तो ये जाता है कि खैर पख्तूनख्वा के अंदर तो जिस जमात को मैंडेट मिला है वहाँ पे इलेक्शन को लेकर कुछ ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, बट ANP इनिशियली तो लग रही थी कि नताइज को तस्लीम कर रही है, लेकिन बाद में आप भी अवामी एहतजाज का रास्ता अपना रहे हैं। वहाँ पे सर PTI पार्लियामेंटेरियन के उनको भी शिकस्त हुई है, बट वहाँ से इस तरह की आवाज़ें सुनने को नहीं मिल रही जो ANP की जानिब से। तो क्या आपको भी लगता है कि मैंडेट वहाँ पे आपको चुराया गया है आपको? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ANP तो बहुत बड़ी तादाद में नशिस्तें कभी भी नहीं जीत पाई वहाँ से, बिलखसूस 2013 या उसके बाद 18 के इलेक्शन में। ये आपने बहुत अच्छी बात की शराई साहब। एक बात मैं वाजे करूं कि हमारे पार्टी बलूचिस्तान में भी एहतजाज पे है। चमन में तो लोग बैठे हुए और कई दिनों से बैठे हुए, हमारी पार्टी NP बलूचिस्तान में भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखे तो ये जिसको हम फेडरेशन कहते हैं वो फेडरेशन नहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो कुछ आप बुरा न मानिए, लेकिन जो हमारे हमारे जो नेशनल चैनल्स अपने आपको कहते हैं वो सिर्फ पंजाब या कराची तक महदूद रहते हैं। दो सूबों को तो बिल्कुल वो इग्नोर ही करते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 2008 में जब इलेक्शन हुआ, हमारा रास्ता इसलिए नहीं रुका गया कि आपको इल्म था कि इल्म है कि क्योंकि अफगानिस्तान में हालात बदल चुके थे। अफगानिस्तान में अगर
किसी और को ले आता पख्तूनख्वा में, हमें रास्ता न देता तो फिर उसके लिए मुश्किलात होती, तो हमें रास्ता दे दिया। हमारे खुशकिस्मती थी और हमारे साथ जो नेशनलिस्ट बलोच थे, हमारे मजहबी पार्टी से सारे, आपको याद होगा 2010 में हमने 18 अमेंडमेंट लेके आया और हमने पास करवाया, और वो 9 महीने वो कमेटी बैठी रही जिसमें 29 मेंबर थे, याद होगा आपको। बदकिस्मती से वो हमारे लिए एक जहर कातिल समझो कि फिर नेशनलिस्टों के खिलाफ एक ऐसा अलामत शुरू हो गई कि ये कहा गया कि पता नहीं फेडरेशन में तो हमें तो थोड़ा सा मुतमईन तो हो गए थे ना, पूरा नहीं मुतमईन नहीं थे, लेकिन हम इतना भी था कि थोड़ा बहुत हमने जो हिस्सा लेना था फेडरेशन से और हमारी जो शिकायत थी वो किसी हद तक इजाला हो चुका था। तो हमारे साथ जो 2013 में आपने खुद जिक्र किया कि वो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी और हमारे जुडिशरी और हमारे जो सारे ब्यूरोक्रेसी उसको रास नहीं आया था और हमारे खिलाफ साजिश उसमें शुरू हो गई। 2013 में आपको याद है कि जो हमारे साथ हुआ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं दुनिया में किसी के साथ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो नेशनल चैनल को कहते वो भी खामोश थे, हमारे ह्यूमन राइट्स वाले जो वर्ल्ड वॉच वाले वो भी खामोश थे। हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे और दूसरे लोग जलसे कर रहे थे और हमारा सुबह इसी पीटीआई के हवाले कर दिया। बदकिस्मती से हमारे सूबे को तो पीटीआई की नजर कर दिया गया है। 2013 में जो हमारे साथ हुआ हम उसको भी तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन हमने इसलिए तस्लीम किया कि हमने कहा ये मुल्क बगैर जमहूरियत की, ये फेडरेशन चल नहीं सकते, ये आइन के बगैर चल नहीं सकते, ये पार्लियामेंट के बगैर चल नहीं सकते, इसलिए हमने उसको तस्लीम किया। और फिर 2018 में भी हमारे साथ वही हुआ कि हमने अपने शहीदों का, आपको याद होगा हारून बिलोर शहीद हो गया और ये पैगाम हमें मिला कि आपकी जगह पार्लियामेंट में नहीं है। अब ये तो हद हो गई कि 2024 में जो हमारे साथ हुआ, बस ये अभी हमारी दो बातें रह गई, या तो हमने पाँव पे पढ़ना था और या हमने गले में पढ़ना था। तो हमने फैसला किया कि हम गले में पढ़ते हैं और हमें पार्लियामेंट में अगर दरवाजे ये बंद करते तो बंद करने दे, हमारे स्ट्रीट पावर हमारे पास है और हम अपने हुकूक जो पख्तूनों की है जो गसब करने के चक्कर में लगे हैं। आपको एक बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि देखिए 2013 में जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो उस वक्त हमारा सूबा सिर्फ 84 बिलियन मकबूज था, अब इस वक्त 940 बिलियन मकबूज है। जो 18 अमेंडमेंट थे उसमें जब हमने सुबहों के लिए जो भी ज़ाहिद खान साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात वक्त गुजरने के साथ साथ अबतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त कौम परस्त जमातें बलोचिस्तान की हों या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अगर वो कह रही हैं कि उनका मैंडेट चुराया जा रहा है, उनको पार्लियामान से बाहर रखने की कोशिश हो रही है, सर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? कोई रीजन तो होनी चाहिए ना। अगर आपको कोई आर्गुमेंट है तो उसके पीछे कोई हमें लॉजिक भी तो नजर आनी चाहिए। मैं तो वही कहना चाहता हूँ शराई साहब, हमारे तो इसलिए हमें बाहर रखा गया कि क्योंकि एक ताकतवर आवाज पार्लियामेंट के अंदर न उठे और जो सूबे की हुकूक है, सूबे के जो वसाइल है वो छीन के न लेके जाए। तो हमारे आपको याद है कि 2013 के बाद हमारे सूबे के साथ क्या हुआ? किसी ने कोई हिस्सा दिया? 6 अवार्ड का जो हशर हुआ या जो 18 अमेंडमेंट का जो हशर हुआ, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री भी इधर बन गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी इधर बन गई। ये चीजें अगर हम होते तो ये नहीं बननी थी ना। हमारे तो एक मसर आवाज थी, क्योंकि एक हमने अपनी जद्दोजहद से अपने सूबों के हुकूक लिए थे, इसी तरह बलूचों ने भी लिए थे। और गो के उस वक्त पे हम सब लोग ये कहते थे कि हम इससे ज्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन किसी हद तक हमने हासिल किया। हमारे लिए सीधी सी बात है ना कि 2013 में भी कि हमें बाहर कर रख दिया, हमें 2018 में बाहर रखा कि इनके एक मजबूत आवाज ना हो और एक से पॉलिटिकल पार्टी को लाके उधर बिठा दिया कि वो तो ना उनको पता है, ना वो कोई मानते हैं, ना कुछ चीजें कहते हैं। अब मुझे बताया कि इस दफा तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारी मजहबी पार्टियों को हमारे सूबे में बाहर रखा। अब उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहूंगा कमरान साहब की तरफ जरा मैं बिल्कुल उस फैसले पे भी आते हैं। हमने ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह हम अपने हक को छीन के लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। और हमें पता है कि जो हमारे हुकूक कौन गसब करके गया है, इसलिए हमारे जो कल दो दिन से हमारे जो कायदीन ने जो स्पीच किया और कल हमारा फिर मुजाहिरा है, तो उसमें हमने अपना लाइमन तैयार किया हुआ है और इंशाल्लाह हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और अपने हुकूक को छीन के लेंगे। प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कामरान साहब, इनफैक्ट ये ANP भी लग रहा है कि अवामी एहतजाज सड़कों पे आने की तैयारी कर रही है, बट किसी ज़माने में जब तहरीक इंसाफ सर धरने दे रही थी
मुजाहरे कर रही थी, तो मौलाना साहब का जुमला मुझे आज भी याद है कि कैसे मुमकिन है कि कोई जत्था इस्लामाबाद में आके इस तरह बैठ जाए और वो फिर पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे और हुकूमतों को गिरा दे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अब सर लगता है कि यही तरीका है कि आया जाए, इस्लामाबाद में बैठा जाए और फिर अपने जायज़ मुतालबात को मनवाया जाए। अब सोच बदल गई है JUFA की सर, यही तरीका होना चाहिए। इसमें एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में और किसी जत्थे का जो है ना वो टेक ओवर कर लेने में एक थोड़ा सा फर्क है। आपने हमारे एहतजाज भी देखे होंगे और बाकी दूसरे भी देखे होंगे जो दूसरे दोस्तों ने एहतजाज किए हैं, मगर आपको कोई हमारे एहतजाज में कभी तशद्दुद का पहलू नजर आया है? और हम डिसिप्लिन में आए हैं और डिसिप्लिन में चले गए हैं, और इवन अगर आके हम सड़क के किनारे बैठे हैं तो भी हमने हर तरह से रास्ता दिया है लोगों को गुजरने का। तो हमारे एहतजाज का जो है वो अंदाज दूसरा होता है। हमारा एहतजाज कभी भी पुरतशद्दुद नहीं होता या किसी टेक ओवर की तरफ नहीं जाता। हम दस्तूर के दायरे के अंदर चलते हैं और चाहते हैं कि उसी तरह से चला जाए। मगर इसको आप इस तरह से देखिए कि जब आपके ऊपर सीधे रास्ते पे पुरअमन रास्ता चलने पे बंद कर दिया जाए। हमने हमेशा जो है पुरअमन जदोजहद की है, मगर ये रास्ते आपके लिए दस्तूरी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब ऐसे एलिगेशन आ गए हैं, ऐसे एलिगेशन जो इस इलेक्शन के हवाले से जो है लोगों के जुबान ज़द-ए-आम है कि किसने क्या किया और किसने क्या किया, तो बखुदा हमारे सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं। मुझे हया आती है कि मैं उन इल्जामात को जो है वो आपके पास चैनल पे जो है उसको दोबारा कहूँ और या उसके बाद सर ये जो लोग मेरे मुंह से सुने। और ये जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि 184(3) के तहत अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे ले जाया जाए बजाय ये कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन खुद देखे, आपके ख्याल में ये भी दुरुस्त मूव है और आप भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस करे? इसमें ऐसा है कि 184(3) में जो है वो 184(3) में तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में यकीनन ले जाया जा सकता है, मगर 225 को कहाँ पे लेके जाएंगे इसी दस्तूर के, और वो कहेंगे कि दस्तूर ने एक तरीकाकार बताया हुआ है और आप उस तरीकाकार के मुताबिक जो है ना वो फिर दस्तूरी रास्ता, दस्तूरी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें। अब दस्तूरी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का जो है ना वो मिसाल इस तरह से दे दूंगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे केस आपके पास आपके जहन में आ जाएंगे जिसमें जो है वो 5 साल पूरे ना सिर्फ गुजर जाते हैं बल्कि ऐसे केसेस भी मैं आपको बता सकता हूं कि जिसमें चैलेंज हुआ और वो 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। तो सर को अगर आम शहरी चला गया, कोई वोटर चला गया, फिर क्या करेंगे? जी वोटर चला गया तो वो यकीनन जा सकता है, मगर अब वोटर की जो है ना वो वोटर चला जाए या पार्टी एज ए होल चले जाए, मगर एज ए होल भी जाके फिर उसमें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना जल्दी रिड्रेसल हो पाएगा। अगर रिड्रेसल अगर सुप्रीम कोर्ट करती है, वैसे तो रिड्रेसल ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बावजूद दस्तूरी अदारा होने के इस सिलसिले में नाकाम हो गया। अब उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आएगा, जो अफेक्टीज होंगे और वो उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। और फिर साथ साथ आपने एक और ट्रेंड देखा है, आपने देखा है कि हेस्ट में असम्बलियों के इजलास बुलाने शुरू कर दिए गए हैं। तो अगर हेस्ट में ये सारे काम आपने करने हैं तो फिर आप उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हैं इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली तो लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। एक्सप्रेसली तो जो है वो आपके हवाले से जो है इंटरनेशनली जो है आपको ये बता दिया गया है कि आप पहले हाइब्रिड गवर्नमेंट थे, हाइब्रिड सिस्टम था आपका, और अब जो है आपका अथॉरिटेरियन सिस्टम है। आपने जो है ना एक और या एक से ज्यादा हाउसेज में जो है वो और तरह के लोग इंस्टॉल कर दिए हैं, और ऐसे लोग इंस्टॉल करने की कोशिश आपकी है हमेशा से बल्कि रही है कि जिसमें जो है ना वो आपकी मंशा के खिलाफ ना जा सके। तो अगर ये इसके खिलाफ तो इसका मतलब है सर ये जो PTI ने फैसला किया कि IMF को खत लिखा जाएगा तो JUFA की हिमायत करती है कि नहीं, मैं उस IMF वाले खत की हिमायत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं जाती में अपनी राय का इजहार इस पे कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी में ये डेलिब्रेट नहीं हुआ, मगर इसके नतीजे में फिर अवाम को एक और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इस बात को जो है ना इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप IMF को खत लिखें या इंटरनेशनल अदारों को इन्वॉल्व करें। गो कि इसके इम्कानात जो है ना बहुत बढ़ गए हैं, मगर मैं कम से कम जाती तौर पे इसकी हमायत नहीं करता, क्योंकि इसके अफेक्टी वुड बी अफेक्टी जो है ना आम जनरल पब्लिक होगी। सही। सनाउल्लाह साहब, इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे कौम परस्त जमातें बिल्कुल पार्लियामान से बाहर हो गई हैं और बलूचिस्तान का सूबा जहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ के नौजवान हमसे नाराज़ हैं, अलहदगी की तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं एक तरह से,
तो ये कितना कोई ख़तरनाक है अगर अगर मेन स्ट्रीम से अगर कौम परस्त जमातों को इस तरह बिल्कुल बाहर कर दिया जाए या हो गई हैं। अगरचे कहा जाता है कि बलूचिस्तान इलेक्टेबल्स का सूबा है, इलेक्टेबल्स जिस पार्टी में चले जाते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं। इस वक्त अगर वो नून लीग और PTI के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे तो इलेक्शन जीत के आ गए। बट अगर ऐसा है तो सर क्या देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आपको नज़र आ रहा है? ये जो नाराज़ लोग उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है? पहली बात ये कि देखें, बलूचिस्तान के हवाले से ये तासुर के बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स हैं, लिहाजा इलेक्शन से पहले इनको रेवड़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आप बड़े बड़े लीडरों को भेजते हैं, जिस तरह सरीना में मियाँ साहब को भेजा गया, फिर आसिफ अली जरदारी साहब को भेजा गया। ये इलेक्टेबल्स नहीं है, ये सेलेक्टेबल्स हैं। और सेलेक्टेबल मंजूर नज़र अफराद और मुक्तदरा के हैं। ये वो लोग हैं जिनका न कोई पॉलिटिकल विजन है, ना इनका कोई पॉलिटिकल से है, ना ये सिस्टम में सियासी ग्लू का जो काम नहीं करती है। माशरे के अंदर जो लीडरशिप है उनका काम ये होता है कि वो पॉलिटिकली ग्लू करते हैं सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टेट के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ। ये पॉलिटिशियंस या रियल पॉलिटिकल लोग जो हैं वो इतने आम आदमी नहीं होते हैं। दे आर लाइक अ साइंटिस्ट। वो इस पूरे साइंस के तरफ से आपकी सोसाइटी के अंदर एक इस्तेकाम को बरकरार रखते हैं। ये जो लोग इन्होंने जो गुज़िश्ता 30-40 साल से बलूचिस्तान में ये तजुर्बा किया जा रहा है, ये वो हैं जिनको आशीर्वाद हासिल होती है मुक्तदरा की, फिर मुक्तदरा चाहती है कि ये निज़ाम में रहें। अब तो ये है कि और भी उन्होंने अपना चॉइस बढ़ा दिया है, जिसके जो नुकसानात हैं वो बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर माशी, माशरती, सियासी और नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा होंगे। नफ्सियाती तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह आपने बात कि जी बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि इस मुल्क में बैलेंस ऑफ पावर नहीं है। हम अपनी कम तादाद आबादी की वजह से पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का हिस्सा रहने के बावजूद ना अपने हकूक हासिल कर सके, ना इज्जत और एहतराम हासिल कर सके, ना अपने वसाइल पर इख्तियार हासिल कर सके, ना इस मुल्क के अंदर हम अपनी जो है कोई जगह बना सकें। तो लिहाजा हमें कोई तो अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल जमातें थी ये हमेशा कोशिश कर रही थी, कभी 18वीं तरमीम की कोशिश की, कभी आइन के अंदर, और हमने जो फ्लेक्सिबल, आई वाज द वन, मैं पहला आदमी था जिसने 2003 और 2004 में जो कंकरेंट लिस्ट के खात्मे की जो बिल में लाया, उस वक्त तो मुस्तरद कर दिया गया, जो बाद में 18वीं तरमीम की शिकल में आया कि जी आप सूबों को इख्तियार दें, सूबों को वसाइल दें। तो सिर्फ ये नहीं था कि इख्तियार आप हमें जो है 2-4 रुपए पैसे ज्यादा भेज दें, लेकिन उसके ऊपर करप्ट एक हुकूमत हमारे ऊपर बिठा दें और वो कहा जाए उन लोगों तक इसका एक्सेस ना हो। अब जो नौजवान है, अगर आप ये जो पार्लिमानी निज़ाम में कॉम्परस जमातें हैं, जमहूरी जमातें, इनको आप दरमियान से हटा देंगे, ये जो नौजवान बहुत बड़ी आबादी है बलूचिस्तान के अंदर, 62% जो यूथ बल्ज है हमारा, वो 62% से ज्यादा है। 62 से 63% नौजवान वो फिर हमारी तरफ, हमारी जमातों की तरफ नहीं देखेंगे। हमारे हाथ पांव अपने बांध दिए, हम खुद जो हैं दरपदर हैं। जिस तरह कामरान भाई ने कहा, आप हमें कहते हैं कि कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करें, जाएं अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 साल में वो जो है सूबे का और मुल्क का जो है कट्टा चट्टा करके जो है खत्म कर देंगे, और आप हमें कहते हैं ये रास्ता इख्तियार करें। ये रास्ते जो हैं लोगों को बहलाने, फसलाने या लोगों को जो को क्या कहते हैं कि अक्स से महरूब रखने के हैं। ये कोई आईनी इदारे और प्रोसेस जो है ये लोगों को रेमेडी नहीं दे या रिड्रेसल के जो है ये फोरम नहीं रहे, ये लोगों को उलझाने के फोरम बन गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वे फॉरवर्ड क्या है सर, वे फॉरवर्ड क्या है ना सर, ये भी तो लोग जानना चाहते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? हमने गो फॉरवर्ड ये कहा था, वे फॉरवर्ड ये कहा है आपको। हमने पहले भी इसकी निशानदेही की है कि ये जो भी इतनी बड़ी गलती हुई है इसको अंडू करना चाहिए। अंडू अगर आपके पास, आप समझते हैं कुछ जो है जितने भी, पर्टिकुलरली आपके पास KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में या पंजाब में, जहां पर भी आपका और हमारी मुख्तदार और दराज समझते हैं कि कहां पर उनसे ज्यादती हुई है, आप उन उदारों को, उन जगहों को या उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा खोलें और इलेक्शन करवाएं। नहीं तो पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को अगर तमाम जमातें आपस में बैठती हैं, कोई कंसेंसस डेवलप होता है, हमने किसी और निजाम की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो आपने हमारा जो इंतखाब का कार्य अमल है, ये इतना शफाफ नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए? आप 10 और इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी एक परचून स्टोर पर बिकने वाली सौदा सरफ से ज्यादा नहीं रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है वाकई और उसी से गलतियां होती हैं? आपको लगता है वैसे? इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन आजाद होता तो इलेक्शन कमीशन अपने उन वादे और वहीद पर कायम रहता जब उन्होंने कहा कि जी हम 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक सारे इलेक्शन जो है वो आवेजा करेंगे। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कहता है हमने नहीं कहा है कि जी आप
सेलुलर फोन नेटवर्क्स और मोबाइल वगैरह बंद करने, वो किसी ने बंद करवा दिए। तीसरी बात ये है कि ये हमारे माशरे के अंदर फॉर्म 45, 47, 49 जाली जो है बाजारों में जो है परचून स्टोन पर बिक रहे हैं, लोग अपने लिए खरीद रहे हैं और वहां से अपने रिजल्ट आवेजा कर रहे हैं। ये कैसा इलेक्शन कमीशन है? दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुल्क, बहुत बड़ी आबादी वाले मुल्क, एटॉमिक पावर जैसे मुल्क की किसी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी होगी तो बाकी इंस्टीट्यूशंस पे भी लोगों का एतमाद खत्म होगा। बात यह है कि जिस तरह भी आपने पूछा आपसे कि IMF को खत लिखने से या दूसरे, देखिए अब खत लिखने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो चेहरा है, पाकिस्तान के जो अवाम के तासुरात हैं, पाकिस्तान सोशल मीडिया आपने फिर 3 दिन से बंद किया हुआ है, तो आपके ख्याल में पूरी दुनिया को पता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या ईजानी कैफियत है, पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं क्या सोच रहे हैं, वहां इदारों में और अवाम के दरमियान कितनी जो है वो रगबतें और दूरियां बढ़ गई हैं। ये सारी चीजें नोट करने के बाद कोई आपको 2 रुपए कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। ये तो पता नहीं किसकी मिन्नत मेड़ मरके पे जाके हमें, तो जो मुल्क अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी लेजिटिमेसी, अपनी शफाफियत और अपनी जो वक़्त को जाती है अंदरूनी तौर पर, वो बैरूनी तौर पर भी जो है बहुत बड़ी अहमियत और हैसियत हासिल। सही पॉइंट टेकन जी। मैं ज़ैद खान साहब को, क्योंकि शो का आखिरी है, तो मेरे ख्याल में सर क्या कहेंगे अब वे फॉरवर्ड, आप क्या बताते हैं? और फिर अगर एहतजाज करना भी है तो बहुत सारी जमातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, JUFA भी है, बलूचिस्तान से, सिंध से कॉम्प्रेस जमातें, तो कोई लग रहा है कि कोई इकट्ठा है कि एहतजाज का कोई एक तरह से प्लान तैयार किया जाए, मिल के एक जोर डाला जाए ताकि इन इशूज़ को एड्रेस किया जाए। और जिस तरह फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी फरमा रहे हैं और सनाउल्लाह साहब भी कि कोई नए निज़ाम की ज़रूरत है, तो आपको भी लग रहा है कि किसी और निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा? पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क के अंदर डिलीवर नहीं कर पाया। नहीं, मैं इस बात से खिलाफ हूँ। कोई और निज़ाम हमारे मुल्क में चल नहीं सकता है। पार्लिमानी निज़ाम इसलिए चलता है कि हमारे यहाँ पे देखिए कोई एक कौम नहीं रहती, हम 4 कौमें रहती हैं और हमारे हर एक का अपना कल्चर है, अपनी ज़बानें और अपनी सारी चीज़ें हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि ये जो IMF को लेटर लिख रहा है, मेरे ख्याल में ये अगर हम छोटे सूबे का कोई भी से बात भी करता तो अभी तक हमें गद्दार के लेबल भी लगा होता और आर्टिकल 6 भी लगा होता। लेकिन बदकिस्मती से है कि जब से इमरान खान इस चीज में आए और आपने कहा कि हम इकट्ठे, देखिए मेरे सूबे में तो मैंडेट तो PTI ने चोरी किया है ना, तो मैं और वो इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं? उसने जब हमें मैसेज भेज दिया, आपका एहतजाज PTI के खिलाफ है, कहा तो हमने उनको ये कहा कि भाई आपने तो हमारा मैंडेट तो आपने चोरी किया है, आपके लिए चोरी किया गया है, मतलब आपके लिए चोरी किया गया है। देखिए एक मैं खुद भी शाहिद साहब, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था इन 7 से, रात 12 बजे तक मैं 4000 की लीड से जीत रहा था। 12 बजे वो ब्लैक हो गया, 12 बजे के बाद कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। सुबह उठी तो मैं 4थे नंबर पे था। आप फिर मुझे बता दें इसी सूरत हाल में कि हम समझते हैं हमारा मसला तो और है, हमारा मसला इससे और है कि हमारे सूबे में पहले तो हमें पारित करते थे, जिस तरह आपने कहा 2013 में या 2018 में, तो इस दफा तो हमारे साथ सारे जो मजहबी पार्टी थे उनको भी पारित कर दिया। तो ऐसे था कि थोड़ा बहुत जो एक आवाज होती थी वो भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि हमने अपने हक की आवाज करनी थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, 2 दिन पहले हमारा जो जलसा हुआ था उसमें हमारे लड़के जो जवान थे ना, वो बहुत आगे निकल गए और उसने ऐसे नारे लगाए कि उनको तो रातों रात उठा लिया और फिर छोड़ दिया। अब ये जो सूरत हाल है हमने कंट्रोल किया था और हम ये चीखते रहे कि देखिए ये इस हद तक न ले जाओ ताकि ये जो हमारे यंग जनरेशन है ये हमारे काबू से बाहर हो जाए। जिस तरह बलूचिस्तान में है इस तरह हमारे सूबे में अभी निकलते जा रहे हैं। और इससे आपको याद होगा कि हमने कोशिश की थी कि जब हम ये जो हमारे यंग जनरेशन है उसको हम कंट्रोल करें, और हमने इससे मुतमईन किया था कि चूंकि हमें 18 अमेंडमेंट में कुछ मिला और आगे मिलेगा तो खामोशी इख्तियार की। लेकिन जो हमारे साथ जो कुछ हुआ, अब वो हमें ये कहते हैं कि जी 2013 में जब आपके साथ हुआ तो आपने एक्सेप्ट किया। आपको पता है कि 2010 में जब 18 अमेंडमेंट हमने पास किया तो हमारे खिलाफ जो हमारे नेशनल मीडिया क्या कहते रहे, हमारे जो सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ क्या कहते रहे कि जी करप्शन है, करप्शन है। करप्शन के बाद जो 2013 में इमरान खान आया उसने एक एहतसाब कमीशन बनाया। आपको मालूम है कि उसको ताले खुद लगा दिए, क्योंकि हमारे खिलाफ तो करप्शन था नहीं, उनके अपने लोग करप्शन कर रहे थे और जनरल साहब ने जब उनके फाइलें उनके सामने रख के उसको पारित कर दिया। तो हम तो ये समझते हैं कि हमने तो बर्दाश्त किया, लेकिन अभी आगे से हमारे ऊपर प्रेशर है और हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों का अभी फैसला है कि हम आवाम के पास वापस चले गए, हम स्ट्रीट में आएंगे। और चूंकि ये खुद इन लोगों ने कोशिश की, जो हम जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहे या मुक्तदर हल्के कह दे या कुछ भी कह दे, कि हमारे आवाज को दबाने के लिए हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। तो हमारे आवाज तो आपको पता है हिस्ट्री है हमारी,
हमारे 100 साल हिस्ट्री है, हम तो अंग्रेज से नहीं दबे थे, फिर डिक्टेटर से नहीं दबे हैं, तो हम किसी और से क्या दब देंगे। हमने यही फैसला किया है कि हम अभी वापस आएंगे और इंशाल्लाह हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और हुकूक जो हमने 18 अमेंडमेंट में लिया था वो वापस देंगे। अगर वो हमें नहीं देगा तो उसके लिए हर हद तक हम जाएंगे, वो जो मर्जी हो। पॉइंट खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सहरान मुर्तज़ा साहब और सनाउल्लाह बलोच साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, ऐसे में कि जब बेशतर जमातें अवामी एहतजाज का रास्ता अपना रही हैं, ऐसे में अगर हुकूमतें बन भी गईं तो क्या वो चल भी पाएंगी और बेहतर अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे पाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अगली स्ट्रेटजी है, बिलखुसूस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके वो कराने जा रही 3 मार्च को, कितने एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारा प्रोसेस स्मूथ होगा और एक नए चेयरमैन को नामजद किया गया है, वो कितना दुरुस्त फैसला है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, नामजद चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के। सर, आज मेजर डेवलपमेंट देखने को जो मिली, आपको नामजद किया गया है चेयरमैनशिप के लिए, लेकिन दूसरा बयान हमने अकबर बाबर साहब का भी देखा है कि उन्होंने कहा है कि जी वो फिर इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं इनको वो चैलेंज कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी, उनकी मर्जी है, चैलेंज करें ज़रूर। हमने तो एक ख़त लिख दिया है आज इलेक्शन कमीशन को, उनको बताया है कि एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी पीटीआई की, जिसमें ये फैसला किया गया था कि इलेक्शंस कराने हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसके मुताबिक शेड्यूल एक अनाउंस कर दिया गया है। और हमने इलेक्शन कमीशन में लेटर भी लिख दिया है आज ही, जिसमें ये कहा है कि आपको अगर इस इलेक्शन में कोई मसाइल नज़र आते हैं या कोई मसला है, आपने चूँकि रेगुलेटर का रोल इसमें अज्यूम किया था पिछली 2 इलेक्शंस में, तो आप अभी से ही बता दें अगर आपको कोई शिकायत है, ताकि कल को ये ना हो कि आप फिर कहें कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं। तो ये एक हमने एक प्रीएम्प्टिव की है, ताकि अगर कोई उनको मसाइल हैं तो हम फिर उसको अभी से ही करेक्ट कर लें। और अली ज़फ़र साहब, क्या इसके बाद जो हो जाते हैं इलेक्शन, तो क्या इसी पार्लियामान के दौरान ही तहरीक इंसाफ दोबारा पार्टी के तौर पे इलेक्शन कमीशन में भी उसको दोबारा एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा, और मुमकिन तौर पे आप पार्लियामान में भी वापस आ सकते हैं, या इसके लिए फिर इंतज़ार करना पड़ेगा? जी, स्टेप तो यही है। इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मकसद ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद हमें सिंबल कानून के तहत मिल जाए, तो फिर जो हमारे अभी फ़िलहाल के लिए हमने अपने कैंडिडेट्स को हमारे मेंबर्स को पार्क किया है एक छतरी के नीचे, वो फिर वापस पीटीआई की छतरी के नीचे आ जाए, ताकि एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत भी आगे इससे। अच्छा, वो प्रोविजन मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ आज कोई स्टेटमेंट अब शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से कुछ सुनने को मिली, शायद वो पार्टी डिसीजन है कि अब जो इलेक्शन से मुतालिक धांधली हैं उनके मामलात को अब आप सुप्रीम कोर्ट पे ले जाना चाह रहे हैं 184(3) के तहत। लेकिन कुछ हमारी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा तवील रास्ता है, तो सर ये मुनासिब होगा कि इन मामलात को अब अदालत और सुप्रीम कोर्ट पे ले जाया जाए और वहाँ इस मसले को हल किया जाए? जी देखिए, हमारी 3 pronged स्ट्रेटजी होगी, यानी 3 रस्तों पे चलेंगे हम। एक तो पार्लियामेंट में जो भी इस वक्त पोजीशन है, हम भरपूर हिस्सा लेंगे। अगर हुकूमत बनती है हमारी, जहाँ जहाँ हुकूमत बनाएंगे, जहाँ नहीं बनती वहाँ एक बहुत टफ ऑपोजिशन देंगे। तो एक तो ये महाज होगा पार्लियामेंट में। दूसरा हमारा जो होगा लीगल बैटल, ज़रूर हम लड़ते रहेंगे। आप सही कह रहे हैं कि उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन बहरहाल हमारा हक है कि हम अपनी जो कानूनी जंग है वो लड़े, तो वो भी हम स्ट्रेटजी का पार्ट है, नंबर 2। और तीसरी चीज़, जहाँ प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, जहाँ बाकी पार्टीज़, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं जगह जगह, हम उनके साथ शामिल होकर प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि जो लोगों का मैंडेट है, लोगों ने जो वोट किया है, वो जो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस लिया जाए। उसके बगैर ये जो हुकूमत है ये भी मजबूत नहीं होगी, जब तक लोगों का एतमाद ना हो और लोगों का कॉन्फिडेंस ना हो कि इलेक्टेड हुकूमत आई है हमारी, तो वो बहुत मुश्किल जो फैसले हैं वो भी नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि ये पहला ये इशू सॉल्व करें, इलेक्शंस को लेजिटिमेट करें।
तो इसका इम्कान भी मौजूद है कि JUFA और इसी तरह बलूचिस्तान से या खैर पख्तूनख्वा के जो बाकी जमातें एहतजाज कर रही हैं, अवामी तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हो कहीं पे सड़कों पे जब एहतजाज हो रहा हो तो? जी बिल्कुल, ये तो तीसरा हिस्सा है स्ट्रेटजी का, क्योंकि होना भी चाहिए। एक पीसफुल पुरअमन जो प्रोटेस्ट है वो हक है हर एक का, और लोगों को इनफैक्ट लोगों की हमारी जिम्मेदारी है उन वोटर्स की तरफ से जो जिन्होंने वोट किया कि हम उनके लिए प्रोटेस्ट करें। और अली ज़फ़र साहब, इनफैक्ट आज आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, कमिश्नर रावलपिंडी ने अपनी स्टेटमेंट एक तरह से वापस ले ली। उन्होंने कहा है कि जी एक जमात का बयानिया था धांधली से मुतालिक, उसको लेके मैंने बात कर दी, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन में किसी के मैंडेट को चुराया गया है। तो सर सिचुएशन तो ऑल ऑफ सडन अब बदल गई है। अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी वापस ले ली है। गोया कि उस वक्त तो कहा जा रहा था कि शायद एक सरकारी अफसर की जानिब से ये स्टेटमेंट आना, उससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि मुल्क के अंदर धांधली हुए बड़े पैमाने पे। एक हमारा कॉन्सेप्ट है कानून का, और पूरी दुनिया में ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं विसल ब्लोअर कॉन्सेप्ट। विसल ब्लोअर वो होता है जो कि इंकशाफ करे सच्चाई का। अगर वो किसी देखता है क्योंकि सच चीज़ है तो वो बोले उसके बारे में और बात करे और लोगों को आगाह करे। हुकूमत का भी काम होता है, अदालतों का भी काम होता है, लोगों का भी काम होता है कि उस विसल ब्लोअर जो है, जिसने विसल ब्लो की हो, उसकी हिफाजत करे। इस केस में बदकिस्मती से जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने विसल तो ब्लो की, लेकिन उनको हिफाजत नहीं मिल सकी, ना हुकूमत से ना कहीं और से। तो लगता है कि प्रेशर में उन्होंने अपना बयान तब्दील कर लिया। ये बदकिस्मती है कि हम अपने विसल ब्लोअर्स को भी हिफाजत नहीं दे सकते, इसलिए वो कल को कोई भी विसल ब्लो नहीं करेगा, और ये एक माशरे के लिए बहुत एक परेशान कुन। इसका इल्ज़ाम आप निगरान हुकूमत पे डालेंगे या अदलिया पे डालेंगे? किसने तहफ़्फ़ुज़ देना था सर? जी देखिए, स्टेट का काम होता है, स्टेट का काम है कि तहफ़्फ़ुज़ दे, तो यकीनी तौर पे इसका इल्ज़ाम उनके ऊपर ही है जो कि इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि उनका फ़र्ज़ है कि विसल ब्लोअर को एक प्रोटेक्शन देते, और हम तो हुकूमत में नहीं हैं तो हम तो नहीं कर सकते कुछ उसके बारे में, लेकिन स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दुनिया भर में ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर इनफैक्ट कल पंजाब असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है। अभी तक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला नहीं हो पाया, अगर कोई हुआ तो वो ज़रूर बताइए हमें। बट ये कहा जा रहा है कि PTI की स्ट्रेटजी है कि इस इजलास में शरीक नहीं हुआ जाएगा, ऐवान को नामुकम्मल रखा जाएगा जब तक कि मामला तय नहीं हो जाते। तो कुछ यही फैसला किया गया सर? जी देखिए, ये तो फैसला होना है कि रिजर्व सीट्स का जो हमारी रिजर्व सीट्स हमने अप्लाई किया है वो हमें मिल रही हैं कि नहीं। मेरी नज़र में कानूनी और आईनी हक है हमारा कि वो रिजर्व सीट्स उनको मिलें, जितनी भी तादाद होती है एक असेंबली में, उसके मुताबिक उसके प्रोपोर्शनेट आपको रिजर्व सीट्स मिलती हैं, तो ये हमारा हक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम स्ट्रेटजी कुछ और बनाएंगे। अगर ये मिल गया तो फिर हम ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में हिस्सा लेंगे पूरी तरह। सही है। और IMF को जो ख़त लिखा जा रहा है सर, ये कब लिखने जा रहे हैं? और लगता नहीं है कि पाकिस्तान पहले से ही बड़े मुश्किल माशी हालात का शिकार है, ऐसे में ये ख़त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और भी बढ़ा सकता है, तो कोई वेलकम करेंगे इनको? इस ख़त का जो फैसला आपने किया सर, इसको पे तो क्रिटिसिज्म नहीं आएगा PTI पे? क्या कहेंगे, ये हतमी फैसला है कि ख़त लिखने जा रहे हैं आप लोग? जी देखिए, फैसला जो ख़त लिखने का है वो उसकी मकसद एक है, और मेरा ख्याल है बड़ा सही मकसद है कि ये ना हो कि एक ऐसी हुकूमत जिसका मैंडेट ना हो वो ऐसी कोई शर्तें मान ले IMF से जो कि आगे जाके जनरेशन्स को नुकसान पहुंचाए। तो बेहतर ये है कि पहले ये फैसला किया जाए कि कौन सी हुकूमत के साथ ये मुआहदे करने हैं, और उसके लिए सिर्फ अब ये डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड ऐसी है जो कि IMF के चार्टर और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं इस तरह की, उनके चार्टर में ये होता है कि आपके मुल्क में जमहूरियत है, आपने इलेक्शन कराए हैं या नहीं कराए। तो उस लिहाज से उनके अपने चार्टर को देखते हुए भी, और जो हाल है इस वक्त हमारे इलेक्शंस का, जिसमें हर कोई इसको, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे मीडिया, हर कोई ये कह रहा है कि उसमें धांधली हुई है, तो बेहतर ये है कि ऑडिट कराया जाए पहले,
साफ शफाफ ऑडिट कराया जाए और ये जो तनाज़ा है, ये जो इश्यूज हैं कि किसने कौन जीता कौन नहीं जीता कुछ मखसूस सीटों पे, वहाँ फैसला हो जाए। लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो वो फैसला कौम के हक में होना है। अगर कौम को किसी किस्म का या नेशनल इंटरेस्ट को कोई इसमें हर्ज होता है तो फिर हम बेसिकली ये फैसला नहीं करेंगे। लेकिन हमारी नज़र में ज़रूरी है कि आप पहले से ही वार्न करें, पहले से ही रोक दें IMF को कि कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं जो कि कल को जाके रिवर्स होना पड़े। और ये IMF की भी कंडीशंस होती हैं जो कि वो देख रही हैं कंडीशंस के, डेमोक्रेसी, जमहूरियत की, इलेक्शंस की वो कंडीशंस बाकायदा तौर पे वो एक मुल्क तो कर रहा है कि नहीं। गुड गवर्नेंस की उनकी एक कंडीशन होती है, उसका मेजर हिस्सा इलेक्शंस के साथ उसका कनेक्शन होता है। और लास्टली सर, आप चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद हुए हैं तो कॉन्सेंसस के साथ या फिर खान साहब ने फैसला किया कि अली जफर साहब ही अगले चेयरमैन होंगे पार्टी के? नहीं देखें, अब ये एक टेम्परेरी सा पोस्ट है क्योंकि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं जल्द। उनके कुछ केसेस अभी पेंडिंग हैं और वो जल्द इंशाल्लाह बाहर आएंगे और फिर दोबारा से वो अपना ओहदा संभालेंगे। ये ओहदा उनका ही है, उनकी अमानत है। फिलहाल ये कंसेंसस से ही है, यही कंसेंसस किया गया है पार्टी में और मुझे ये फिलहाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत हैवी जिम्मेदारी है, लेकिन इंशाल्लाह देखें, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद देखेंगे कि क्या है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अली साहब। नाजरीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।